दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मोह। मोह पर किस लिए, जिसके लेखक हैं सुमित दहमीवाल। दोस्तों, ये कहानी या इस तरह की कोई भी कहानी कहीं ना कहीं सत्य को दर्शाती है। और हो ना हो, मेरा ये मानना है कि हमारी इस दुनिया में ऐसे वाक्य आपने बहुत सुने होंगे और अभी भी शायद ऐसा हो रहा हो। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। एक बड़ा ही आलीशान मकान, जो देखने में किसी महल से कम नहीं था, और इस घर में रह रहे इस घर के मालिक, जिनका नाम रघुवर रॉय था। रघुवर अपनी पत्नी नीलिमा देवी और अपने 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। रघुवर जी अपनी बढ़ती उम्र की सीमा पार कर चुके थे। ज्यादातर वो बीमार ही रहते थे। वहीं दूसरी तरफ उनका बड़ा बेटा संकेत, जो कि बड़ा ही होनहार था। संकेत ने अपने पिताजी के सारे कारोबार की डोर अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। घर का बड़ा बेटा होने के नाते संकेत शायद अपनी जिम्मेदारियां उठा चुका था। दूसरी ओर संकेत का छोटा भाई संकेत से बिल्कुल उलट था। उसने घर की जिम्मेदारियों की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ज्यादातर वो घर से बाहर ही रहता था और रोज रात को नशे की हालत में घर आया करता था। उसकी इन्हीं अय्याशियों को देखकर पिताजी हमेशा उसे ताना भी दिया करते थे। एक रोज की बात है, सब लोग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे। पिताजी ने अपने बड़े बेटे संकेत से कहा, बेटा संकेत, तुम्हें तो पता ही है मेरी तबीयत के बारे में। मैं चाहता हूं कि तुमने जिस तरह काम को संभाल रखा है, अपने छोटे भाई को भी संभालो। इसकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रघुवर का छोटा बेटा ये सुन थोड़ा चिढ़ सा गया। उसने कहा, पिताजी, आप हमेशा मुझे ताना देते हो। जब देखो आप मेरे पीछे पड़े रहते हो। माँ, पिताजी को कह दो मुझे ना डांटे। जब मुझे ठीक लगेगा मैं अपने आप काम कर लूंगा। पिताजी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तंग आकर मैंने कुछ फैसला लिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद पिताजी की यह हालत देख नीलिमा ने कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, गुस्सा मत करो। अब हो गई ना तबीयत खराब, चलो अंदर, आपकी दवाई का टाइम भी हो रहा है। खामखा बेचारे को सुबह सुबह डांट दिया। संकेत के पिताजी अपने छोटे बेटे मोहन को लेकर काफी चिंतित थे, पर मोहन का ये बर्ताव देख वो समझ गए थे कि वो नहीं सुधरेगा। अब वो उनके हाथ से निकल चुका है। और तो और आज पहली बार उसने जबान लड़ाने की कोशिश भी की है। यही सब बातें सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 2-4 दिन सब ठीक रहा। एक रोज सुबह सुबह संकेत की माताजी जोर जोर से रो रही थी। संकेत उठकर भागा और सीधा माँ के पास जा पहुंचा तो पाया संकेत के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर का माहौल बदल चुका था। संकेत अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। आखिर संकेत ने अपने पिताजी से जीने की प्रेरणा ली थी। उन्हीं की वजह से आज संकेत इस मुकाम पर था। ये सब सोच संकेत के आंसू फूट पड़े और किसी तरह उसने हिम्मत कर अपने पिताजी का दाह संस्कार किया। पिताजी की मौत के बाद धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया और 2 दिन बाद संकेत के घर पर एक दस्तक हुई। संकेत घर पर ही था। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक वकील को खड़ा देख संकेत बोला, जी कहिए। उस आदमी ने कहा, क्या ये रघुवर रॉय जी का घर है? संकेत ने कहा, जी हाँ, मैं उनका बड़ा बेटा हूं, संकेत। संकेत ने अंदर की ओर इशारा करते हुए उन्हें अंदर बैठने को कहा। वकील ने अपने बैग की चैन खोली और उसमें से एक कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रघुवर जी 2 महीने पहले उनके पास आए थे
जिसमें उन्होंने अपना घर और अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम पर कर दी थी। मगर उनकी एक शर्त और भी थी कि अगर उनका छोटा बेटा मोहन घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने बड़े भाई के साथ मिलकर काम करता है तो आधा हिस्सा उसके नाम पर कर दिया जाए, जिसका समय उन्होंने 10 साल रखा था। यह सब सुन संकेत की आंखें नम हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन चुपचाप वहां से बिना कुछ बोले चला गया। मोहन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, और संकेत की मां बेहाल कोने में बैठी बस रोए जा रही थी। वकील वो कागज संकेत के हाथों में पकड़ाकर चुपचाप वहां से चला गया। पर इसके बाद मोहन का रवैया पहले से ज्यादा खराब होने लगा। उसकी अय्याशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ संकेत डिप्रेशन की तरफ जा रहा था। इस बीमारी से दूर रहने के लिए संकेत ने हैवी डोज की दवाइयां खाना शुरू कर दिया था। मां ही हमेशा उसकी दवाइयों का ध्यान रखती। एक रोज की बात है, संकेत शाम के वक्त खाना खाने टेबल पर बैठा मोहन का इंतजार कर रहा था। उसने आज सोच लिया था कि आज वो मोहन से बात करेगा और उसे समझाएगा। काफी देर बाद जब मोहन आया तो संकेत को देख चौंक गया। मोहन नशे में चलता हुआ अंदर की ओर आ ही रहा था तो उसे देख संकेत ने कहा, मोहन ये क्या हालत बना रखी है और क्या हो गया है तुझे, क्यों कर रहा है ऐसा? मोहन ने कहा, आप तो घर के मालिक हो ना, ये सब आप ही का तो है। संकेत ने कहा, मोहन तू मुझसे इसलिए नाराज है कि ये सब मेरे नाम पर है? ये सब तेरा भी तो है मेरे भाई। मोहन चिढ़कर बोला, अरे काहे का मेरा? आपने पिताजी को जानबूझकर भला बुरा बोलकर अपना भोला रूप दिखाकर सब अपने नाम करवा लिया और वो बेचारे, उन्हें पता ही नहीं है। संकेत ने गुस्से से हाथ उठाकर मोहन की तरफ मारते हुए कहा, मोहन मोहन मोहन। संकेत का हाथ मोहन के चेहरे के ठीक पास आकर रुक गया था। मोहन ने कहा, भैया हाथ मेरा भी उठ सकता है भैया। इतना कहकर मोहन हिलता हुआ वहां से अपने कमरे की ओर चला गया और संकेत चुपचाप खुद को दोष देता हुआ अपने कमरे में चला गया और सोचने लगा कि आज जो वो बात करने जा रहा था वो बात अब कभी नहीं होगी। संकेत चाहता था कि अगर मोहन उसकी बात मान लेता तो वो आज अपना इलाज आराम से करवा सकता था। यही सब सोचते सोचते संकेत को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और अगले दिन जब संकेत की मां ने दरवाजा खटखटाया तो संकेत के दरवाजा ना खोलने पर मां भागकर मोहन के पास पहुंची और उसे उठाकर कहा, मोहन बेटा उठ, देख संकेत दरवाजा नहीं खोल रहा, जाकर देख तो सही क्या हुआ है। मोहन ने कहा, अरे मां सो रहा था, तुम भी ना। मोहन उठकर दरवाजे तक पहुंचा तो मोहन ने खड़े होकर दरवाजा खटखटाया। भैया 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 दरवाजा खोलो भैया, मां परेशान हो रही है। भैया भैया। मोहन जोर जोर से चिल्लाता रहा पर संकेत दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। मोहन ने गुस्से में आकर दरवाजे पर एक जोर की लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और जैसे ही मोहन अंदर गया तो संकेत को देख वहीं जम गया। संकेत की आंखों के नीचे इतने गहरे धब्बे हो चुके थे जैसे किसी ने उसका मुंह पकड़कर बड़ी ताकत से दबाया हो। मोहन की आज पहली बार आंखों में आंसू थे। वो चाहे जैसा भी था पर वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। मोहन ने रात की बात याद करने की कोशिश की कि कहीं उसने रात को कोई झगड़ा तो नहीं किया था। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। मोहन ने तुरंत ही पुलिस को फोन कर आने को कहा। घर में नीलिमा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। अभी कुछ समय पहले पति और अब घर का बड़ा बेटा संकेत
दोनों परलोक सिधार चुके थे। थोड़ी ही देर में सायरन की आवाज सुनाई। पुलिस घर के अंदर आ चुकी थी और उन्होंने संकेत के कमरे में छानबीन करना शुरू कर दिया था। सत्येंद्र सिंह, जो एक ईमानदार ऑफिसर्स में से एकमात्र ऐसे इंस्पेक्टर थे जो इस तरह के कई केस हैंडल कर चुके थे, उन्होंने सबको कमरे से बाहर किया और लग गए छानबीन में। करीबन 1 घंटे तक छानबीन जारी रही। कमरे में उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिसके चलते वो किसी पर शक करते। बाहर आने के बाद सीधा घर की मालकिन नीलिमा देवी के पास पहुंचकर उनसे पूछताछ शुरू की। इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए नीलिमा जी, आपके बेटे का किसी से कोई दुश्मनी या कोई मनमुटाव तो नहीं था? नीलिमा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बिल्कुल सीधा था। वो तो कभी किसी को जवाब तक नहीं देता था। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था इंस्पेक्टर साहब। न जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई। इंस्पेक्टर ने कहा, आपके बेटे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या बीमारी तो नहीं थी? नीलिमा ने कहा, उसे एक बीमारी तो थी, वो दवाइयां भी ले रहा था। वैसे वो ठीक था साहब, पर कल रात इन दोनों भाइयों में थोड़ी बहस हो गई थी। मुझे इस पर शक है। नीलिमा देवी ने अपने छोटे बेटे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये अपने बड़े भाई से चिढ़ता था साहब। मोहन ने कहा, माँ, ये आप क्या कह रहे हो? मैं भैया को क्यों मारूंगा? वो मेरा बड़ा भाई है, मैं उनसे प्यार करता हूं। कल रात भी भाई चुपचाप अपने कमरे में चले गए थे। और इंस्पेक्टर ने मोहन की बात काटते हुए कहा, अरे ठीक है मोहन जी, अब बाकी बात तो अब हम थाने में करेंगे। मोहन ने कहा, अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं। हवलदार, इसको गाड़ी में डालो। इंस्पेक्टर ने कहा। जी साहब। हवलदार ने कहा, अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। अब तो थाने में ही होगा जो होगा। इंस्पेक्टर ने संकेत की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वहां से ये कहकर चला गया कि जैसे ही कुछ और पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। मैं अभी चलता हूं। इंस्पेक्टर ने थाने में पहुंचकर मोहन का कॉलर पकड़कर कहा, सुन, अगर बचना चाहता है ना तो सब सच बता दे, वरना मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरी रूह भी कांपेगी कि मैं किसके शरीर में रह रही हूं। मोहन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, आपको गलत फहमी हुई है। अरे चुप कर, तेरी माँ ने मुझे सब बता दिया है। तू किस तरह घर से बाहर अय्याशी करता है, शराब पीकर रातों को देर से घर आता है। मोहन ने कहा, साहब मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं नशा करता हूँ, पर मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? इंस्पेक्टर ने एक जोर का थप्पड़ मोहन के गाल पर मारा। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इतना कहकर इंस्पेक्टर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और 2 दिन बाद ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थाने में पहुंचा दी गई। जब रिपोर्ट्स इंस्पेक्टर ने पढ़ी तो उसमें साफ साफ लिखा था कि दवाइयों के हैवी डोज लेने से शरीर में इन्फेक्शन हो चुका था, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। इंस्पेक्टर का दिमाग घूमा और सीधा लैब में फोन करके ब्लड के सैंपल की जांच करने को कहा और सीधा मोहन की तरफ गया। पर इस बार इंस्पेक्टर ने मोहन से प्यार से पूछा, अरे मोहन, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे परिवार में जो चल रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें आज ये दिन देखने को मिल रहा है? अगर तुम मुझे शुरू से सब बताओगे तो मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। मोहन ने बताना शुरू किया कि किस तरह पिताजी की मौत के बाद घर में वो कैसे रहने लगा था और पूरी बात बताकर बस एक ही बात बोला, सर पर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर। इंस्पेक्टर चुपचाप वहां से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में एक कांस्टेबल ने आकर बोला, साहब वो कमरे की छानबीन के दौरान कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट्स देखी
तो हैरान रह गया। दूसरी तरफ टेलीफोन बज उठा। सामने से एक आवाज आई, सर वो ब्लड टेस्ट से पता चला है कि संकेत को बीमारी थी ही नहीं, उसे गलत गोलियां दी जा रही थी सर। इंस्पेक्टर की इस केस में मदद लगातार होती जा रही थी, पर कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिल पा रहा था। इंस्पेक्टर रंजीत ने उस डॉक्टर का पता किया जहां से संकेत अपना इलाज करवा रहा था। इंस्पेक्टर को इस केस का वो अहम हिस्सा मिल चुका था जिसकी इसको तलाश थी। पूछताछ पूरी होने के बाद इंस्पेक्टर ने नीलिमा देवी को पुलिस स्टेशन आने को कहा। संकेत का केस साफ हो चुका था और मुजरिम तीनों में से एक पक्का था। कुछ ही देर में नीलिमा वहां आ पहुंची। इंस्पेक्टर ने बोलना शुरू किया, आइए नीलिमा जी आइए। आपको मालूम है गुनहगार चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसना, ठीक वैसे ही गुनहगार के साथ सबूत छोड़ना। खैर आपको एक बात बताता हूं, जब आपके बेटे की मौत हुई थी वहां हमें एक बड़े बड़े हाथों के निशान मिले हैं जो आपके बेटे के हैं। क्यों मोहन, कुछ बोलना चाहता है? मोहन रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस कमरे में कुछ पैसे लेने गया था। भाई तो उस समय आराम से सो रहे थे। मैंने चुपचाप उनके पर्स से पैसे निकाले और मैं वहां से चला गया था। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ने बड़े हंसी अंदाज में कहा, अच्छा, पर मजे की बात तो यह है मैडम कि अगर खून मोहन ने किया था तो दरवाजा अंदर से बंद क्यों था? वो जो कोई भी था शायद कोई छोटे कद का था और निशान किसी औरत के थे। आप कुछ कहना चाहोगी मालकिन नीलिमा देवी जी? नीलिमा को सदमा लग चुका था। वो चुपचाप खड़ी की खड़ी रह गई, जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया। फिर भी किसी तरह हिम्मत कर वो बोली, इन सब बातों से क्या होता है? अगर आपके पास कोई सबूत है ये साबित करने के लिए कि मैं ही गुनहगार हूं तो वो बताओ। इंस्पेक्टर ने बिना कोई बात कहे आवाज लगाई, हवलदार बाहर निकाल उसको। हवलदार ने डॉक्टर का गिरबान पकड़कर खींचकर नीलिमा देवी के सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर को देख अब नीलिमा देवी के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। सच्चाई सब कुछ सामने थी। सामने खड़ी लेडी इंस्पेक्टर ने डंडे को ऊपर की ओर उठाया कि नीलिमा एकदम से बोल पड़ी, हाँ, मैंने मारा है उसे। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि संकेत इस घर का मालिक बने, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है। मेरा असली बेटा मोहन है। मेरा मोहन बेचारा अभी बच्चा है और उस संकेत ने हमारी सारी जायदाद खुद हड़प ली। और मेरा बच्चा मोहन भले ही ना बोले, मैं सब समझती हूँ उसे कितना बुरा लगा होगा उस वक्त। इसीलिए मैंने उसे तिल तिल करके मार दिया। इंस्पेक्टर ने कहा, आप कौन होते हो मैडम ये डिसाइड करने वाले कि कौन सही है और कौन गलत? तुमने अपने हीरे जैसे बेटे को मारकर हैवानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। क्या जमाना आ गया। केस सॉल्व हो चुका था। नीलिमा को जेल हो गई और बचा मोहन। उसे वो घर दे दिया गया। अब वो सुधरेगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।